नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 20 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के खिलाफ एक देश ने लगभग 40,000 अपने जवानों को भेज दिया और बहुत जल्द ये बॉर्डर पे टकरा सकते हैं। बड़ी अपडेट है। और साथ ही गजा के अंदर सीज फायर को लेके क्या इजराइल का रुख है, इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही ईरान का रुख बड़ा नरम पड़ गया है, क्या मामला है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत और चाइना के बीच मतभेद फिर से शुरू हो गए हैं, मामला क्या है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय मिडिल ईस्ट की और बड़ी बड़ी खबरें, कहीं इजराइल पहुंच गया मीटिंग करने, कहीं कुछ और कर रहा, तो इन तमाम खबरों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर अमेरिका की आपको बताऊंगा। अमेरिका लगातार दूसरे देशों को धमकाने का, दूसरे देशों को डराने का काम कर रहा है। इसी बीच एक देश है वेनेजुएला, इसके राष्ट्रपति को, जिनका नाम है निकोलस मादुरो को बाकायदा एज ए क्रिमिनल ट्रीट कर रहा है। मामला क्या आपको समझाता हूं। दरअसल अमेरिका की सरकार का मानना है, खासकर ट्रंप की सरकार का मानना है कि जो निकोलस मादुरो हैं वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर हैं। यही पूरी दुनिया में ड्रग्स भेजते हैं, अमेरिका में भेजते हैं, बाकी और देशों में भेजते हैं। इस वजह से इनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, गिरफ्तार करने की बात तक तो ठीक थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मादुरो के ऊपर लगभग 400 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। इनकी लगभग 60 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब इसके बाद इन्होंने वेनेजुएला की सरकार को पलटने की कोशिश की। ये ट्रंप की बड़ी पुरानी आदत है कि जहां भी ये घुसते हैं, इनका पहला प्रयास ये होता है कि वहां की अपोजिशन को सपोर्ट करो, वहां के अपोजिशन को पैसा दो, उसके बाद गृह युद्ध की स्थिति बनाओ और गृह युद्ध की स्थिति बनाने के बाद तख्ता पलट करवा दो। सेम चीज इन्होंने वेनेजुएला में करने की कोशिश की। इसी के बाद मादुरो और ट्रंप के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। अब इसमें बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि कल जो अमेरिका है उसने अपने 3 युद्धपोत और P-8 जो सर्विलांस विमान है उसको भेज दिया है। अब इसी के बाद मामला इंटेंस हो गया। वेनेजुएला ने कहा कि हम अपने देश की हिफाजत करेंगे और 40,000 के करीब लड़ाकों को अपने बॉर्डर पे तैनात कर दिया वेनेजुएला ने और कहा कि आओ तुम अब आर और पार की लड़ाई होगी। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति मादुरो हैं वो झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से अमेरिका के आगे वो घुटने नहीं टेकना चाहते। अमेरिका हर संभव कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला में अमेरिका की मर्जी की हुकूमत बन जाए और साथ ही जो अमेरिका है वहां अपना दबदबा कायम कर ले, जो मादुरो है उनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन किसी भी सूरत हाल में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं झुकने को तैयार नहीं। इधर से 3 सबमरीन आ चुके हैं, इधर से 40,000 जवान तैनात हो गए हैं। मामला किसी भी वक्त युद्ध की तरफ जा सकता है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि अभी तक इस मामले में कोई कूदा ही नहीं बीच बचाव करने के लिए। तो अगर बॉर्डर पे ये दोनों देश टकराते हैं तो मामला बड़ा गंभीर होगा और इसके जो परिणाम है अमेरिका और वेनेजुएला दोनों को बड़ी गंभीरता के साथ भुगतने पड़ेंगे। खैर, ये अपडेट आपको दे रहा हूं तो आपको एक और अपडेट दे देता हूं। आज ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर बयान दिया और कहा कि जो नेतन्याहू है वो एक वार हीरो है। इनकी नज़र में जो मादुरो हैं वो क्रिमिनल हैं, वो पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करते हैं। और इधर जो ट्रंप हैं, इनकी नज़र में नेतन्याहू एक हीरो है, वार हीरो, यानी ये पूरी जंग में हीरो का रोल अदा करते हैं। यानी जो बच्चों को मारे, जो मजलूमों को मारे, जो बम गिरा दे देश के ऊपर, वो हीरो है। और जो अपने देश की हिफाजत करने के लिए हथियार उठा ले, वो इनकी नज़र में एक गद्दार है, क्रिमिनल है। खैर, इनकी मानसिकता के बारे में क्या कहा जाए, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर गजा के सीज फायर को लेकर आ रही कि गजा में सीज फायर को लेके भले ही इजराइल के लोग, इजराइल की आवाम जो है वो सरकार पे दबाव बनाए, लेकिन सरकार का कुछ अलग ही रुख है। अल जजीरा के हवाले से आपको बता रहा हूं कि इजराइल की सरकार इस फ्राइडे को कुछ बड़ा ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि हमास ने प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया है उसको हमने देखा है, हमास ने जो प्रपोजल भेजा है उसको भी हमने देखा है, लेकिन हम इस पे अपनी रिपोर्ट आने वाले जुमे के दिन सौंपेंगे, यानी परसों। अब जुमे के दिन ये रिपोर्ट आनी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो मामला चल रहा है वो मामला बड़ा टेंशन भरा है। हुआ क्या, अभी अमेरिका के कहने पे और साथ ही इनके अपने फार राइटवादी मिनिस्टर के कहने पे नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर की बात तभी होगी जब हमारे 50 के 50 लोगों को छोड़ने का काम
हमास करेगा। हमास ने कहा कि हम केवल 10 छोड़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर इजराइल कह रहा है कि हमास 50 के 50 छोड़ दे तो हम जंग रोक देंगे, कभी कोई हमला नहीं करेंगे, इधर हमास 10 छोड़ने को तैयार है, तो फिर ये 50 छोड़ दे, बवाल खत्म कर दे, 50 ये छोड़ देगा, सारे बंधकों को ये आज़ाद कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन यही आप भूल जाते हैं, जब तक इजराइल के लोग हमास के चंगुल में हैं, जब तक इजराइल के लोग हमास के पास हैं, तब तक इजराइल की सरकार के ऊपर दबाव है सीज फायर करने का। अगर आज के आज 50 लोगों को छोड़ दे और ये 50 के 50 जिसमें से कुछ जिंदा हैं कुछ मुर्दा हैं अपने घर पहुंच जाएंगे, तो आप एक सवाल का जवाब दो कि क्या इजराइल की जो आवाम आज सड़कों पे खड़ी है, इजराइल की जो आवाम अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, वो आवाम प्रोटेस्ट करेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगी। तब नेतन्याहू के ऊपर कोई दबाव नहीं रह जाएगा और जैसे चाहेगा वैसे गजा के किसी भी हिस्से में नेतन्याहू हमला करवाएगा और गजा के मजलूम मारे जाएंगे। इस वजह से अब इजरायली जो कैदी हैं उनको ढाल बना के हमास गजा के लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अलग अलग जगहों पे जब इजरायली लोग रहेंगे तो कम से कम उन जगहों पे बम नहीं गिराएगा नेतन्याहू। इसी वजह से कभी 10 को छोड़ने की बात होती है, कभी 5 को छोड़ने की बात होती है, कभी भी सबको छोड़ने की बात हमास नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ब्लैकमेलिंग करने का एकमात्र हथियार जो हमारे पास है वो केवल बंधक है। अगर उनको छोड़ देंगे तो फिर इजराइल की सरकार से हम नेगोशिएशन कर नहीं पाएंगे, इजराइल की सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और यही वजह है कि हमास हमेशा से कभी 10 कभी 5 को छोड़ने की बात करता है, सबको नहीं छोड़ता। उम्मीद है इस बात को आप डीप में जाके समझेंगे, क्योंकि जो खबरें ऊपर से उड़ के निकल जाएं उसके अंदर बहुत सच्चाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। अगर कोई फैसला लेता है तो उस फैसले में बहुत सारी चीज़ें अपने लोगों की भलाई के लिए छुपी होती हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इजराइल के हवाले से निकल के सामने आ रही कि इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि हमास के नकवा कमांडर मोहम्मद नईफ अबू समला को मार दिया है। किसी ने मुखबरी की और इसी बीच आईडीएफ को पता चला कि मोहम्मद नईफ अबू समला कहाँ छुपा है। इसी दौरान आईडीएफ वहां रेड करती है और रेड करने के बाद इनको मार दिया। ये दावा आज आईडीएफ ने अपने टेलीग्राम पोस्ट पे किया, जिसके हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं, और आरोप लगा है कि मोहम्मद नईफ अबू अकबा जो है वो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आलम ऐसा था कि जब तक ये बंदा लड़ाई के मैदान में था इजराइल की पतलून गीली हो जाती थी। कई सारे इंटेंस ऑपरेशन मोहम्मद नईफ ने किए, कई सारी और चीज़ें की, लेकिन किसी ने गद्दारी की इनके साथ, इनकी लोकेशन बताई और अंत में इनको एलिमिनेट करने का काम आईडीएफ ने किया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से कि इजराइल और सीरिया के बीच मुलाकात हो रही। सोचिए, इतना मामला ड्रूज के साथ चला, इतने हमले इजराइल ने किए, इसके बावजूद सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं और उनके जो खास लोग हैं इजराइल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग का जो अहम मुद्दा है वो आप जान लें। इस मीटिंग का जो अहम मुद्दा है वो है गोलन हाइट। इसमें एक समझौते का भी जिक्र किया गया है जिसको मनवाने के लिए सीरिया के लोग मीटिंग करने आए हैं, और उस समझौते का नाम है डिसएंगेजमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। बात 1974 के आसपास की है। 1974 में तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब सबसे ताजुब की बात यह है कि जैसे इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बीच में कूद पड़े, और जैसे ये लोग कूद पड़े इसी के बाद जाहिर सी बात है जहां अमेरिका इन्वॉल्व होगा, जहां यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, तो अरब के पास ताकत तो ऐसे भी नहीं है। बात कड़वी है मगर सच है कि अरब के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई बढ़िया फाइटर जेट है, ना कोई बढ़िया मिसाइल है, ना किसी के पास न्यूक्लियर है। तो ये तमाम लोग इजराइल से हार जाते हैं। जब हारते हैं इसी के बाद इजराइल इनकी ज़मीन पे कब्जा करता है, और कब्जा करने के बाद सीरिया का गोलन हाइट और तमाम हिस्से इजराइल के कब्जे में आ जाते हैं। इसी के बाद तमाम लोग मीटिंग करवाते हैं, यूएन में एक मीटिंग बैठती है और एक करार पे साइन करवाया जाता है सीरिया से भी, इजराइल से भी, बाकी तमाम देशों से भी, और उस करार का नाम था डिसएंगेजमेंट, यानी अब कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। और इस करार में ये कहा गया कि जो गोलन हाइट है उसका हिस्सा न सीरिया के पास रहेगा न इजराइल के पास रहेगा, ये एक बफर जोन होगा। इसे यूएन में भेज दिया जाएगा, और जब तक यूएन इस मामले में कोई कंक्लूजन नहीं ले लेगा इस पे किसी का भी कब्जा नहीं होगा। लेकिन यूएन के पास भले ही गोलन हाइट चला गया, लेकिन ज़्यादातर हिस्साओं पे जो इजराइल है उसने कब्जा कर लिया। अब इसी को लेके मीटिंग बैठी है कि भाई उस करार का सम्मान करो,
गोलन हाइट छोड़ दो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इजराइल नहीं छोड़ेगा। जिसमें दम हो छुड़वा के दिखा दे, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई को सीरिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे में दम हो, लड़के छुड़वा लो, चाहे यूएन हो चाहे जो हो। इजराइल किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। ईरान ने भी अलग अलग रूप अपना लिए हैं। क्या क्या खबरें हैं आप थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा ताजुब करेंगे कि यार ईरान ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन आज इन खबरों में सच्चाई है। हुआ क्या कि खामनेई साहब ने बड़ा ऐलान किया है, किसी जुमे के दिन वो भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी जनता को संबोधित करेंगे, कुछ बड़ी बातें बोलेंगे, ठीक उसी दिन जिस दिन सीज फायर के मामले पे इजराइल कोई फैसला लेगा। अब खबर निकल के सामने आ रही कि ईरान ने अपना रुख काफ़ी नरम कर लिया है। ईरान ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से बातचीत करते हुए कहा कि हम आपकी सारी शर्तों को मानने को तैयार हो रहे हैं, हम आपकी सारी बातों को सुनेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके साथ ही हम काम करेंगे, बशर्ते हमारा इतना काम कर दो कि हमारे ऊपर जो सेंक्शंस लगाए गए हैं उन सेंक्शंस में ढिलाई दे दो। यानी जो ईरान अब तक तड़क रहा था, जो ईरान अब तक गरज रहा था और कह रहा था कि हम नहीं झुकेंगे, सेंक्शंस की मार ऐसी पड़ी, साफ शब्दों में कहा जाए तो सुनने में बड़ा अजीब और बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई है कि सेंक्शंस की मार ऐसी पड़ी कि भले ही खामनेई साहब की इच्छा ना हो, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के जो सरकार के लोग हैं उनका मानना है कि अब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से डील कर लेनी चाहिए। अब इस मामले में क्या सच में ये लोग दिल से चाहते हैं या बस मूर्ख बना के काम निकलवाना चाहते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन ईरान की ऐसी स्थिति आज हो गई है कि ईरान आज खुद पीड़ित है, उसके पास पानी नहीं है, ज़्यादातर लोग उससे बिजनेस नहीं करते, तो ऐसे हाल में वो कैसे सर्वाइव करेगा। और देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे घुटने टेक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई एक बात बताओ, 50 लाख 60 लाख लोग जब प्यासे मर रहे हो, 50 लाख 60 लाख के लोग के जब मुकद्दर की बात हो, तो क्या करेगा। फालतू की अकड़, फालतू की अना क्यों दिखाना। खैर, एक और अपडेट आपको दे देता हूं कि इजराइल के सबसे प्रीशियस अर्थशास्त्री ने, यानी एक ऐसा आदमी जो पूरी इकोनॉमिक समझता, और उसका एक अखबार है जो पूरे इजराइल का सबसे मशहूर अखबार है, नाम आपको अभी डिस्प्ले पे दिख जाएगा, उसमें बड़ा दावा किया गया है कि अगर ईरान के साथ जंग कुछ दिन और चल जाती तो ताश के पत्तों की तरह इजराइल बिखर जाता। और ये खबर बाकायदा इजराइल के अपने अखबार में छपी है, ऐसा नहीं कि यह खबर कहीं और छपी, इजराइल के अपने अखबार में छपी है। और इसमें दावा किया गया है कि अगर इजराइल और ईरान की जंग थोड़ी सी और चलती तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता, चूंकि मामला बड़ा सीरियस था। हुआ क्या कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से इजराइल ने $6 अरब के करीब अपने रकमों को खत्म कर दिया। $6 अरब अगर भारतीय रुपए में आप कन्वर्ट कर दें तो कई हजार लाख करोड़ के आसपास मामला पहुंच जाएगा। उतने रुपए इजराइल ने खत्म किए हैं। इस वजह से उनकी जो इकोनॉमी है गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है। और साथ ही जब ईरान के साथ लड़ाई हुई, इनका डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, तो फिर इनके डिफेंस सिस्टम में किसी ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और यही वजह है कि अब इनके हथियारों की खरीद में भी काफ़ी कमी आई है। इनके अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पर साल 2% ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और इधर इनकी इकोनॉमी 2% 3% के करीब घट भी रही है। इस वजह से इकोनॉमिक्स का मानना है कि अगर ये जंग और लंबी चलती, सीज फायर ना होता, तो फिर सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती और शायद इजराइल की नैया डूब जाती। तो इजराइल अगर सीज फायर कर रहा था तो कायदे से कहा जाए तो अपनी इकोनॉमी को मद्देनज़र रख के ही कर रहा था, जो कि इसको पता था कि ईरान से हम लड़ेंगे तो पार नहीं पा पाएंगे। ईरान की जो शुगर कोटेड मिसाइलें हैं, कहने को शुगर से बनी है, लेकिन ये जहर का काम करती है। जहाँ जहाँ गिरी, क्या तबाही मचाई, क्या मंजर था, इसके बारे में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हकीकत बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि सेटलर्स ने हेब्रोन के अंदर बड़ा हमला किया है और एक बाप बेटे को मार दिया। अब सोचिए कि एक आग दो जान जब जाती है तो खबर ही नहीं लगती है। इतने गजा में लोग मारे गए, इतने मजलूम मारे गए कि तो लोग की जान गई, आपको छोटी खबर लग रही होगी, लेकिन बड़ी खबर है। चूंकि सेटलर्स अब वहां पे फिलिस्तीनियों को मार के उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। अब तक सिर्फ भगा रहे थे, लेकिन अब जहां कोई दिख जाता है उसको मार देते हैं। आज हेब्रोन में एक बाप बेटे को मारा, अलग अलग जगहों पे लोगों को भगाया जा रहा, और धीरे धीरे करके ये लोग कब्जा कर लेंगे। और आप याद रखिए कि फ्राइडे का जो दिन होगा, जुमे का जो दिन होगा, शुक्रवार का जो दिन होगा, वो दिन गजा के मुस्तकबिल को लिख देगा। और बहुत कम चांसेस हैं कि इजराइल सीज फायर को लेके एग्री करेगा, क्योंकि इनका एकमात्र एजेंडा है कि 50 के 50 लोगों को अगर छोड़ेगा हमास तो हम करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट डू सीज फायर एट एनी कॉस्ट। ये इनका सिंपल एजेंडा है, क्योंकि इनको पता है
कि अगर हम सीज फायर की डेट को एक्सटेंड करते जाएंगे तो गजा में हमारा कब्जा मजबूत होता चला जाएगा, और एक बार हम गजा के अंदर घुसते चले गए तो फिर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी। खैर, लेबनान से भी एक अपडेट आई है कि लेबनान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा मुहिम चलाया, लेबनान की गवर्नमेंट ने, और डिसआर्म करने के लिए बाकायदा कानून बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में अभी एनालिसिस चल रही है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। रात की खबर में आज आपको 3 बड़ी अपडेट बताऊंगा। पहला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को किसी ने चपाट मार दिया। एक चश्मदीद ने बताया कि भाई जो आवाज़ थी तमाचे की बड़ी तेज थी। क्या है पूरा मामला, क्यों मारा गया, क्या वजह थी, गुजरात से इसका क्या कनेक्शन है, रात की खबर में आपको बताऊंगा। और साथ ही लेबनान को डिसआर्म करने के लिए अमेरिका ने कितने पैसे खर्च किए हैं उसके बारे में भी आपको रात की खबरों में बताऊंगा। और साथ ही एक देश है जिसने अमेरिका की तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी, कहा कि हम नहीं लेंगे, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और आपने कल बहुत ज़्यादा तादाद में कमेंट किया था, मैंने पूछा था आप लोगों से कि भैया एक बात बताओ, क्या भारत की खबरें दिखाई जाए, क्या भारत में जो कुछ चल रहा है उसको आपके सामने लाया जाए क्या। ये बात जब मैंने आप लोगों से बोली थी, लगभग 300 से 400 लोगों ने एक साथ कहा कि हाँ भाई भारत की भी खबरें बताओ, बस ये हो कि सच्चाई हो, पक्षपात ना हो, ऐसा ना हो कि मैं आपको खुश करने के लिए केवल बीजेपी की बुराई करूं और इधर कांग्रेस आपका गला काट ले और मैं ना बताऊं। तो इसके बारे में मैंने आपसे कहा, आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल। तो आज से भारत की खबरें भी आपको रात में देखने को मिलेंगी, और ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। क्यों और कैसे क्या अपडेट आएगी, रात का इंतजार कीजिएगा, जरूर पता चलेगा। खैर, आपकी क्या राय है इन तमाम मामलों पे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके आप प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, इन तमाम बड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।